बात करूंगी एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक मिस्ट्री बन चुकी है। ये कहानी है ड्याटलव पास इंसिडेंट की। ड्याटलव पास इंसिडेंट एक ऐसी मिस्ट्री है जो डर और सस्पेंस का दूसरा नाम बन चुकी है। ये कहानी शुरू होती है 1959 के रशिया में, जब 10 हाइकर्स का एक ग्रुप एक एडवेंचर पर निकलता है रशिया के यूरल माउंटेन्स के इलाके की तरफ। इनका लीडर था इगर ड्याटलव और उनका मिशन था एक टफ और चैलेंजिंग रूट को क्रॉस करना जो उन्हें गोरा और थॉर्टन माउंटेन पर ले जाता। लेकिन इस ग्रुप के साथ जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री के सबसे अजीब अनसॉल्व्ड केसेस में शामिल हो गया। 1 फरवरी 1959 की रात इन हाइकर्स ने अपना टेंट एक माउंटेन स्लोप पर लगाया जो मानसी लोगों की जुबान में डेड माउंटेन कहलाता है। लेकिन जब ये ग्रुप वापस नहीं आया तो एक सर्च पार्टी भेजी गई। जब रेस्क्यूअर्स ने उनका कैंप साइट देखा तो जो सीन सामने आया वो डर और कंफ्यूजन से भरा हुआ था। सर्च टीम ने पहले 2 बॉडीज जंगल के किनारे पर बर्फ में आधी ढकी हुई दरियाफ्त की। बाकी बॉडीज अलग अलग डिस्टेंसेस पर मिली। सोवियत इन्वेस्टिगेशन ने इसको अननोन कंपेलिंग फोर्स का रिजल्ट कहा, लेकिन उस फोर्स का असल नेचर क्या था ये आज तक मिस्ट्री ही है। ये केस थ्योरीज और स्पेकुलेशन का एक समंदर बन गया है। क्या ये एक एवलांच का रिजल्ट था या फिर कोई मिलिट्री टेस्ट का हिस्सा या शायद कुछ सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ये मिस्ट्री आज भी एक थ्रिलर की तरह सुनी जाती है। ये कहानी एक चिलिंग रिमाइंडर है कि नेचर कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है और इंसानी क्यूरियोसिटी हमें काफी दफा उन जगहों पर ले जाती है जहां पर हमें जवाब के बजाय और ज्यादा सवालात मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये ट्रेजेडी एक एक्सीडेंट थी या फिर कुछ और? ये केस साइंस, नेचर और सुपरनैचुरल थ्योरीज के दरमियान उलझा हुआ है और दुनिया भर के लोग इस पर अपनी थ्योरीज बनाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिस्ट्री की लेयर्स को समझने का सफर। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले इस इंसिडेंट की बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। 1959 में सोवियत यूनियन के स्वर्डलव्स्क ओब्लास्ट के नॉर्दर्न यूरल्स में एक स्कीइंग एक्सपीडिशन के लिए एक ग्रुप तैयार किया गया। ये ग्रुप इगोर ड्याटलव जो 23 साल का रेडियो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था उसने लीड किया। ड्याटलव ने अपनी यूनिवर्सिटी के 9 फेलो स्टूडेंट्स और पीयर्स के साथ मिलकर एक ट्रिप के लिए प्लान बनाया। शुरू में ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं, लेकिन एक मेंबर हेल्थ इश्यूज की वजह से वापस चला गया। ये सब एक्सपीरियंस्ड ग्रेड 2 के हाइकर्स थे और उनके पास स्कीइंग का अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता तो इन्हें ग्रेड 3 सर्टिफिकेशन मिल जाता, जो उस वक्त सोवियत यूनियन में हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन था। इस सर्टिफिकेशन के लिए 300 किलोमीटर का टफ सफर जरूरी होता है। ड्याटलव का रूट स्पेशली प्लान किया गया था जो स्वर्डलव्स्क ओब्लास्ट के नॉर्दर्न रीजन्स और लोजवा रिवर के ऊपर स्ट्रीम्स तक पहुंचाता था। इस रूट को स्वर्डलव्स्क सिटी रूट कमीशन ने 8 जनवरी 1959 को अप्रूव किया। ग्रुप का गोल था एक माउंटेन और थॉर्टन तक पहुंचना जो उनकी एक्सपीडिशन का टफेस्ट और फाइनल पार्ट था। ये सफर फरवरी के महीने में स्टार्ट हुआ जो इस इलाके का सबसे मुश्किल टाइम होता है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। 23 जनवरी 1959 को ड्याटलव ग्रुप को उनका रूट बुक मिला जिसमें उन्होंने उनका कोर्स ट्रायल नंबर 5 फॉलो करना था। ग्रुप में एक 11th मेंबर सैम्यन ज़ोलोटार्यो भी शामिल हुआ जो पहले एक और एक्सपीडिशन के लिए सर्टिफाइड था। अब उसी दिन ग्रुप ने स्वर्डलव्स्क सिटी जो अब येकाटेरिनबर्ग के नाम से जाना जाता है वहां से अपने मिशन का आगाज किया। ये सफर एक डेयरिंग चैलेंज था, लेकिन इस ग्रुप की प्लानिंग और स्किल्स ने इस ट्रिप को एडवेंचर और रिस्क का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया। लेकिन जो कुछ इस ग्रुप के साथ हुआ उसने इस ट्रिप को एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री और दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए एक सस्पेंसफुल टॉपिक बना दिया। ग्रुप की डायरीज और कैमरास जो उनके लास्ट कैंप साइट पर मिले उनके रूट का पता लगाने में बहुत मददगार साबित रहे हैं। आइए
एक्सपीडिशंस के इस रूट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। 25 जनवरी 1959 को दियातलव ग्रुप अपने सफर के अगले मरहले के लिए आइवडेल टाउन पहुंचा, जो स्वर्डलव्स्क ओब्लास्ट का नॉर्दर्न एरिया था। यहाँ से उन्होंने एक ट्रक लिया और विजाई विलेज गए, जो उस रीजन का आखिरी इबादी वाला इलाका था। 27 जनवरी को उन्होंने अपने ट्रैक का आगाज किया, जिसका मकसद गोरा और टॉर्टन माउंटेन तक पहुंचना था। 28 जनवरी को ग्रुप का एक मेंबर यूरी यूडेन को हेल्थ इश्यूज, जिसमें रूमेटिज्म और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट शामिल होता है, तो वो उसका शिकार था। नी और जॉइंट पेन की वजह से हाइक कंटिन्यू ना कर सका और वापस चला गया। अब सिर्फ 9 हाइकर्स सफर पर रह गए थे। 31 जनवरी को ये ग्रुप एक हाईलैंड एरिया के एज पर पहुंचा और क्लाइंबिंग की तैयारी शुरू की। एक वुडन वैली में उन्होंने अपना सरप्लस फूड और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट छोड़े, जो वापस आने के टाइम यूज होने थे। 1 फरवरी को ग्रुप ने पास क्रॉस करने का प्लान किया और अगले दिन ऑपोजिट साइड पर कैंप लगाना था, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे स्नोस्टॉर्म्स और पुअर विजिबिलिटी की वजह से उनका रास्ता गलत हो गया और वो खोलाट माउंटेन के टॉप की तरफ चले गए। जब उन्हें अपनी मिस्टेक का पता चला तो उन्होंने वहां स्लोप पर कैंप लगाने का फैसला किया, ना कि 1.5 किलोमीटर नीचे फॉरेस्टेड एरिया में, जो उन्हें वेदर से थोड़ी प्रोटेक्शन दे सकता था। यूरी यूडेन, जिन्होंने अपना सफर आधे में ही छोड़ दिया था, उनका मानना था कि दियातलव ने एल्टीट्यूड लॉस अवॉइड करने या माउंटेन स्लोप पर कैंपिंग प्रैक्टिस करने के लिए ये डिसीजन लिया होगा, लेकिन ये फैसला उनकी कहानी का आखिरी हिस्सा बन गया और आगे जो हुआ वो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। तो अब बात करते हैं कि इस ग्रुप को डिस्कवर कैसे किया गया। दियातलव और उसके ग्रुप ने पहले ही प्लान किया था कि वापस विजहाई पहुंचकर अपने स्पोर्ट्स क्लब को टेलीग्राम भेजेंगे। ये काम 12 फरवरी तक कर लेना चाहिए था, लेकिन दियातलव ने यूरी यूडेन को बताया था कि उनका सफर लंबा हो सकता है। तो जब 12 फरवरी गुजर गया और कोई मैसेज ना आया तो इनिशियली कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि ऐसे एक्सपीडिशंस में कुछ दिनों का डिले आम बात थी। लेकिन 20 फरवरी को इस ग्रुप में जाने वालों के रिलेटिव्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन की डिमांड की और इंस्टीट्यूट के हेड ने रेस्क्यू टीम्स भेजने का फैसला किया। ये टीम्स वॉलंटियर स्टूडेंट्स और टीचर्स पर मुश्तमिल थी और बाद में आर्मी और पुलिस ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए गए। 26 फरवरी को रिसर्चर्स ने खोलाट पर ग्रुप का छोड़ा हुआ और बुरी तरह से डैमेज्ड टेंट ढूंढ लिया। ये कैंप साइट उनके लिए एक बड़ी पहेली थी। एक स्टूडेंट मिकेल शार्मे, जिसने उस टेंट को सबसे पहले ढूंढा था, उसने बताया टेंट आधा फटा हुआ था और स्नो से ढका हुआ था। ये खाली था और सारे ग्रुप की बिलोंगिंग्स और शूज वहाँ मौजूद थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि टेंट को अंदर से कट किया गया था। सर्चर्स को वहां से 9 फुटप्रिंट्स मिले, जो सिर्फ सॉक्स, एक शू या बिल्कुल बेयरफुट लोगों के थे। ये फुटप्रिंट्स एक करीब के जंगल के एज तक जा रहे थे, जो उस पास की दूसरी साइड पर था और 1.5 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में था। 500 मीटर्स तक फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, लेकिन फिर स्नो ने उन्हें ढक दिया। जंगल के एज पर एक साइबेरियन पाइन ट्री के नीचे छोटी सी फायर के रिमेन्स मिले। वहाँ पहले 2 बॉडीज स्क्रिवेनस शिनको और डोरो शिनको मिली, जो बिना शूज के और सिर्फ कुछ ही कपड़ों में थे। ट्री की ब्रांचेस 5 मीटर तक टूटी हुई थीं, जो ये सजेस्ट करता है कि शायद किसी हाइकर ने कैंप देखने के लिए ट्री पर चढ़ने की कोशिश की थी। पाइन ट्री और कैंप के दरमियान सर्चर्स को 3 और बॉडीज मिली, दियातलव, कोलमग्रोवा और स्लोबोडेन की। इनका पोस्ट ये दिखाता है कि शायद ये टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। ये बॉडीज पाइन ट्री से 300, 480 और 630 मीटर्स दूर मिली थी। बाकी 4 हाइकर्स की बॉडीज ढूंढने में 2 महीने से ज्यादा वक्त लग गया। 4 मई को ये बॉडीज एक रुवीन में 4 मीटर स्नो के नीचे मिली, जो पाइन ट्री से 75 मीटर्स दूर थी। ये चारों बॉडीज दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेटर ड्रेस थीं, जिससे ये साइन मिला कि उन्होंने पहले मरने वालों के कपड़े यूज किए थे। डुबिनीना के पास स्क्रिवेनस शिनको का जला और फटा हुआ ट्राउजर था और उसका एक फुट और शिन एक फटी हुई जैकेट में रैप था।
अब हम इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। डियाटलव पास इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू में एक बड़ी पहेली बन गई। जब पहली 5 बॉडीज मिली तो डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि उनकी डेथ हाइपोथर्मिया से हुई थी और इंजरीज फेटल नहीं थी। लेकिन जब मई में बाकी 4 हाइकर्स की बॉडीज मिली तो केस और भी मिस्टीरियस हो गया। इन हाइकर्स में से 3 को फेटल इंजरीज थी। एक के स्कल में बहुत ज्यादा डैमेज था और 2 के चेस्ट में फ्रैक्चर्स थे जो एक कार क्रैश जैसी फोर्स की वजह से हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन फ्रैक्चर्स के साथ कोई एक्सटर्नल वुंड नहीं मिले। जो बॉडीज पानी के स्ट्रीम के पास मिली उनमें सॉफ्ट टिश्यू डैमेज था, जैसा कि किसी की जुबान और आंखें मिसिंग थीं। एक्सपर्ट्स ने ये इंजरीज पोस्ट मॉर्टम समझी। पहले ये थ्योरी कुछ इस तरह समझाई गई कि शायद मानसी लोगों ने, जो उस एरिया के रेनडियर हर्डर्स हैं, उन्होंने हाइकर्स पर अटैक किया हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस नहीं मिला जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता। ना तो कोई फाइट के साइंस मिले और ना ही दूसरे लोगों के फुटप्रिंट्स वहाँ थे। वेदर काफी एक्सट्रीम था। टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक था। लेकिन विक्टिम्स सिर्फ पार्शियल क्लोथ्स में मिले। कुछ के सिर्फ सॉक्स थे और कुछ एक ही शू में थे। ये भी देखा गया था कि कुछ बॉडीज पर दूसरों के कपड़े के पीस बंधे हुए थे जो शायद उन्होंने सर्वाइवल के लिए यूज किए हों। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 लोग हाइपोथर्मिया से मरे और 3 फेटल इंजरीज की वजह से। कैंप के आसपास सिर्फ हाइकर्स के ही फुटप्रिंट्स मिले। टेंट को अंदर से कट किया गया था। उनके लास्ट मील के 6 से 8 घंटे बाद डेथ हुई। एक विक्टिम के कपड़ों में रेडिएशन लेवल्स भी पाए गए थे। ऑफिशियल कंक्लूजन ये था कि हाइकर्स की डेथ किसी कंपेलिंग नेचुरल फोर्स की वजह से हुई। लेकिन इस इंसिडेंट को लेकर थ्योरीज अभी तक चली आ रही हैं। एवलांच, एक्सट्रीम वेदर या किसी सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का नतीजा। 1997 में एक इन्वेस्टिगेटर के आर्काइव से हाइकर्स के फोटोज और डायरीज मिली जो बाद में पब्लिक डोमेन में आई। फिर 2018 में ज़ोलोटार्येव की बॉडी को एग्जामिन किया गया, लेकिन डीएनए टेस्ट और इंजरीज के रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टिंग निकले। 2019 में रशियन अथॉरिटीज ने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन अब सिर्फ अवलांच और हरिकेन जैसे नेचुरल कॉजेज को कंसिडर किया गया। इस मिस्ट्री के पीछे थ्योरीज बनाने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। आइए कुछ इम्पोर्टेंट और पॉपुलर थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है अवलांच थ्योरी। कहा जाता है कि एक अवलांच की वजह से हाइकर्स पैनिक में भागे, लेकिन इंजरीज और फुटप्रिंट्स इस थ्योरी को वीक बनाती हैं। अवलांच के बाद फुटप्रिंट्स वहां नजर नहीं आते जो रेस्क्यूअर्स ने देखे। फिर हमारे सामने आती है मिलिट्री टेस्ट साइट। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। उन दिनों कुछ लोगों ने ग्लोइंग लाइट्स और एक्सप्लोजन्स के बारे में भी सुना था। शायद ये पैराशूट माइंस या मिसाइल्स की वजह से हुआ हो। उसके बाद हमारे सामने आती है पैरानॉर्मल थ्योरी। अब कुछ पैरानॉर्मल थ्योरीज भी हैं। क्या ये एलियंस का काम था या शायद येटी का अटैक? मिसिंग टंग और आईज ने इस थ्योरी को पॉपुलर बनाया, लेकिन ये सब सिर्फ स्पेक्यूलेशंस ही हैं। फिर एक रियलिस्टिक थ्योरी ये भी है कि ये हाइपोथर्मिया का नतीजा था। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में लोग पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग करते हैं जिसमें उन्हें गलत सेंस ऑफ वार्मथ महसूस होती है, लेकिन ये इंजरीज का जवाब नहीं देती। तो नाज़रीन, डियाटलव पास इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। आज तक दुनिया भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एंथुसियास्ट के लिए ये सिर्फ पहेली ही है। जब लास्ट 4 हाइकर्स की बॉडीज मिली तो उनके पोजेस और उनकी इंजरीज ने और ज्यादा सवालात को जन्म दिया। कुछ बॉडीज पर ऐसी इंजरीज थी जो सिर्फ बहुत ज्यादा प्रेशर से हो सकती हैं, जैसे कि कार क्रैश में होती हो, लेकिन उनकी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल विजिबल वुंड्स नहीं थे। एक बॉडी की जुबान और आंखें मिसिंग थी और दूसरे के कपड़े रेडियो एक्टिविटी के ट्रेसेस दिखाते थे। ये सब चीजें इस इंसिडेंट को और भी मिस्टीरियस बनाती हैं। फिर थ्योरीज का सिलसिला शुरू होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन इंटरवेंशंस का केस है। कुछ कहते हैं कि ये एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का नतीजा था।
और कुछ इसे नेचुरल डिजास्टर जैसे अवलांच या एक्सट्रीम वेदर का नतीजा बताते थे। लेकिन किसी भी थ्योरी के पास कंप्लीट एविडेंस नहीं है। आखिर में यही सवाल रहता है कि उन रास्तों में आखिर क्या हुआ था जिसने इन स्किल्ड हाइकर्स की जिंदगी ले ली। जो भी सच्चाई है वो अब तक साइबेरिया की बर्फ में दफन है और डियाब्लो पास इंसिडेंट एक ऐसी कहानी बन चुका है जो ह्यूमैनिटी की इमेजिनेशन में हमेशा रहेगा। ये मिस्ट्री हमेशा एक पजल ही रहेगी। आप इस मिस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।